प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित किया गया है, उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। जिसमें कि जिस तरीके से एग्जाम में जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आते हैं, हूबहू वैसे ही उसी पैटर्न पे जो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुल 100 प्रश्न होंगे। तो आप जो है कलम कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठिए, ताकि जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बताऊंगा, आप उसका जो है आंसर लिख लें, और जैसे ही मैं करेक्ट आंसर और ऑप्शन बताऊँ आप मैच कर लें। इससे कम समय में आप जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन लगा करके और देख पाएँगे कि कितने जो है आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार पर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर छूट रहा है तो जिन टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, आप उसे कमेंट में बताएँ, ताकि जो है मैं आपका मदद करने का प्रयास करूँ और इस बार जो है आप रिजल्ट सुनिश्चित करें अपना। तो देखते हैं हम लोग मॉडल सेट 3 का जो है पहला प्रश्न। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है योगी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है साधु, सज्जन, तपस्वी और दुर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपस्वी जो है आपका योगी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अर्थ को बदल देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग और ऑप्शन सी है अव्यय और ऑप्शन डी है विशेषण। तो देखिए जो शब्द के पहले जुड़ करके और उसका अर्थ बदलते हैं उनको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है दिग्गज, उच्चारण, अधोगति या मनवंतरण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मनवंतरण जो है आपका स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है व, और व किससे बना हुआ है, तो ये जो आपका उ और प्लस अ से जुड़ करके बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। भवादी बोधक, विचरादी बोधक, समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक। देखिए संबंध बोधक भी होता है और आपका जो समुच्चय बोधक भी होता है और भावादी बोधक भी जो है शब्द होते हैं जो कि अव्यय होते हैं, और विचरादी बोधक जो है ऐसा कोई अव्यय नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विचरादी बोधक। अगला क्वेश्चन है कि साधारणतया लेखन में कौन सी अशुद्धि पाई जाती है। वर्णोच्चारण, नासिक स्वर या वर्तनी या गदगदित स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तनी में जो है लिखने में हम लोग गलती कर देते हैं, जैसे कि हर्षिकार हो गया, दीर्घिकार हो गया, ठीक है। बाकी जो तीनों है ये आपके उच्चारण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है माधुर्य, ओज, प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ओज। देखिए ट ठ ड और ढ जो वर्ण है इनका प्रयोग का संबंध काव्य के ओज गुण से संबंधित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काव्य दोष नहीं है। अक्रमत्व या फिर श्रुति कटुत्व या फिर अश्लीलत्व या फिर आपका वाचालत्व। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अश्लीलत्व और श्रुति कटुत्व और अक्रमत्व ये तीनों के तीनों जो है आपके काव्य दोष है, जबकि काव्य दोष कौन सा नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाचालत्व। देखिए यहाँ पे जो आपका अक्रमत्व और श्रुति कटुत्व जो है ये आपका शब्द दोष है, जबकि अश्लीलत्व का बात करेंगे तो ये आपका जो है वाक्य दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। यहाँ पे भाव लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 40, 33, 35, 45। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा संचारी भावों का संख्या जो है 33 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मित्रता का विपरीतार्थी शब्द है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी शत्रुता और ऑप्शन सी है तटस्थता और ऑप्शन डी है निष्पक्षता। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रता का उल्टा होता है शत्रुता। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कृदंत, तथित या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि जो क्रिया के अंत में जुड़ के फिर एक नया शब्द बनाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कृदंत। ठीक है, और जो किसी क्रिया नहीं बल्कि दूसरे शब्द के साथ में जुड़ करके बनाते हैं नए शब्द को, उनको बोलते हैं हम लोग तदित। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। उदाहरण, विलाप, परिवेश और आगीकर। अगीकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए इन चारों में जो आपका सही वर्ड जो है वो विलाप है। बाकी तीनों में जो आपका अशुद्धि आप देख सकते हैं, किसी में जो है उदाहरण की जगह पे उदाहरण लिखा गया है, कहीं पे परिवेश में जो है आपका स अलग है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन जो है फिल करना है ब्लैंक जगह पे। तो ऑप्शन दिया हुआ है एट, टुवर्ड्स, इन और टू। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। मतलब कि अभ्यास जो है वो आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एस्टिग्मा। ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्स्टिनेसी, ऑनर, डिसग्रेस और विजन। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑनर, चूंकि आप जानते हैं कि स्टिग्मा का मतलब हो जाता है आपका जो है कलंक, और जबकि ऑनर का मतलब हो जाता है आपका सम्मान। तो कलंक का जो है आपका उल्टा हो गया सम्मान। ठीक है, आप किसी को जो है कलंकित कर रहे हैं, किसी को जो है आप सम्मानित कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे का उल्टा हो जा रहा है। जबकि ये जब का ऑप्शन सी है तो इसका मतलब आपका हट हो जाता है, जिद हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पिक आउट द राइट वर्ड। तो यहाँ पर स्पेलिंग आपको चेक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है MIRCHANT, और ऑप्शन बी है MERCHENT, और ऑप्शन सी है MERCHANT, और ऑप्शन डी है MARCHENT। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मर्चेंट का जो है स्पेलिंग होता है वो होता है आपका MERCHANT। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, और ऑप्शन बी है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, और ऑप्शन सी है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, और ऑप्शन डी है आई हैड हार्डली रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका बंगाल की सीमा निम्नलिखित किस राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन है मेघालय से, त्रिपुरा से, असम से, या फिर मणिपुर से। तो देखिए ये जो बांग्लादेश है ये आपका मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन तीनों ही राज्यों के साथ में जो सीमा बनाता है, लेकिन नहीं बनाता है किसके साथ में, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम में, कच्छ में, या फिर उदयपुर में, या फिर लद्दाख में। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम बारिश होता है लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद से आपका हो जाएगा कच्छ में भी कम बारिश होता है, लेकिन सबसे कम लद्दाख में होता है। और लद्दाख जो है आपका एक पठार है जो कि आपका 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। और सबसे अधिक जब बारिश की बात की जाए तो ये आपका मासिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, या फिर भांगड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी जो है आपका एक देव नृत्य है, जो कि आपका जो है मेनली अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख डांस है, याद रखिएगा। और कथकली या फिर मोहिनीअट्टम जो है केरला का है, और ये जो आपका भांगड़ा है ये पंजाबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है, ऑप्शन दिया हुआ है 16.2, 14.2, और 14.5, 12.4। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका 14.2 किलोग्राम होता है एलपीजी सिलेंडर का भार। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर जो है वो आपका सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल की गद्दी पर बैठा था, वो अंग्रेजों की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे ये जो आपका टर्म है इसको पकड़िए। निर्वाण मतलब हो गया आपका मोक्ष, या कह सकते हैं कि मृत्यु। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और वहां पर आज भी आप जाएंगे तो देख सकते हैं वहां पर जो है महापरिनिर्वाण स्तूप है। और बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और पहला जो है उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, और लुम्बिनी में जो इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का नाम क्या है, लूना, 9, ईगल, वॉकिंग 1, और अपोलो 11। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपोलो 11 जो यान था इसी के द्वारा जो है अमेरिका से जो है दो व्यक्ति गए थे, जिनका की नाम था आपका यूरी गैगरिन और आपका जो है नील आर्मस्ट्रांग। ये आपका बात कब का है, तो ये आपका 1969 में, ध्यान रखिएगा। तो 1969 में जो है यूरी गैगरिन और नील आर्मस्ट्रांग दो व्यक्ति जो है अपोलो 11 से चंद्रमा पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड मेंटन, सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड बेंटिंग, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपाल, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले जो है आपके गवर्नर जनरल थे। और दूसरे अगर गवर्नर जनरल का बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा आपका जो है सी राजगोपालाचारी। देखिए स्वतंत्र भारत के जो है दो ही अब तक गवर्नर जनरल बने हैं। पहले जो है वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि आपका जो है 1947 से लेकर के, और फिर ये आपका 1948 तक रहे थे। ठीक है ना। और इसके बाद से 48 में जो है सी राजगोपालाचारी को चुन लिया गया, और ये जो है आपका 1950 26 जनवरी तक जो है यही रहे। इसके बाद से जो है राजेंद्र प्रसाद उनके जगह पर जो है राष्ट्रपति बन गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका भारत के फार्मूला 1 से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है, विश्वनाथन आनंद, पंकज अडवाणी,
दिलीप टर्की या फिर नारायणन कार्तिकेयन। तो इसका जो है आपका नारायण कार्तिकेयन करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए नारायण कार्तिकेयन जो है वो आपके एक रेसिंग प्लेयर हैं और ये जो है आपके भारत के फार्मूला 1 से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कृषि यंत्र और उर्वरक उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग जो है वो जो है आपका धुरी उद्योग या फिर उद्योगों का आधार कहला जाता है, क्योंकि कोई भी आप उद्योग करेंगे तो वहां पर जो है मशीन का उपयोग होगा और मशीन जो है आपके लोहा और इस्पात से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर मुल्कराज आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने आपका ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के खेल में जो आपका रंगास्वामी कप दिया जाता है और ये आपका शुरू किया गया था 1928 में। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अकबर, शाहजहां, शेरशाह, हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने जो आपका दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसको जो है बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका भाभा परमाणु रिसर्च अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है तारापुर, ट्रॉम्बे, चांदीपुर, बैंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे में जो है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का स्थापना किया गया है। बार्क मतलब हो गया आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये कब किया गया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है 3 जनवरी और जो है आपका 1954 में किया गया था। 1954 3 जनवरी याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोरहाट में, पुरी में, गुवाहाटी में या फिर भुवनेश्वर में। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी में जो है आपका कामाख्या मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु या फिर कर्नाटक और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु को जो है जोड़ने का काम करता है पालघाट। केरल में जो है आपका पालकाड़ है और यहाँ पे तमिलनाडु में जो है कोयम्बटूर है, इनके जो है आपका बीच में पाया जाता है ये पालघाट दर्रा, जो कि आपका पास है, पालघाट पास भी इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक रहता है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 58 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं सॉरी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो आपका 65 वर्ष की उम्र तक रहता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 18, 22, 16 या 20। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इनमें जो है आपका 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है? 8 एम से 5 पीएम के बीच, 7 एम से 4 पीएम के बीच या फिर 8 एम से 6 पीएम के बीच या फिर 8 एम से 4 पीएम के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 8 एम से लेकर के 5 पीएम के बीच में जो हम लोग भारतीय ध्वज यानी कि तिरंगा को फहराते हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची आधारित है। ऑप्शन ए विदेश नीति पर, ऑप्शन बी गृह नीति पर और ऑप्शन सी आर्थिक नीति पर और ऑप्शन डी मौद्रिक नीति पर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो आपका 3 सूची है उसमें से जो आपका पहला सूची है संघ सूची, ये जो है आपका विदेश नीति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है? पुलिकट, हुसैन सागर, लोकटक और ऑप्शन डी है वेम्बनाड जो है आपका लैक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो पुलिकट झील है ये एक कृत्रिम झील नहीं है, बल्कि ये जो है आपका जो कि आपका पुलिकट झील जो है आपका कृत्रिम झील नहीं बल्कि ये आपका नेचुरल झील है, मतलब कि प्राकृतिक झील है। अब कैसे? तो देखिए ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है उसी का हिस्सा है, जो कि आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जो है जमीनी भाग के द्वारा अलग हो जाता है, तो यही आपका जो है लैगून बनाता है। लैगून आप लोग जानते हैं ना कि समुद्र का जो पानी होता है, खारा पानी, यही आपका क्या होता है जमीन के माध्यम से जो है अगर वो सागर से अलग थलग एक झील के रूप में बन जाता है तो उसी को हम लोग लैगून बोलते हैं। तो ये आपका जो है नेचुरल है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में, थाईलैंड में, भारत में या फिर इंडोनेशिया में। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर बी और सी दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से है, यानी कि आपका फुटबॉल और हॉकी दोनों में ही जो है टाई ब्रेकर होता है।
अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, मदीना में, अरेबिया में या फिर बगदाद में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद साहब का जन्म जो है आपका मक्का में हुआ था और मदीना में जो इनका मृत्यु हुआ था ये दोनों पड़ता है अरेबिया में, तो ये याद रखिएगा तीनों पॉइंट। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है छठी शताब्दी, चौथी शताब्दी, पांचवी शताब्दी या फिर सातवीं शताब्दी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म जो है आपका छठी शताब्दी यानी कि 570 ईस्वी में हुआ था, इसलिए जो है ये आपका हो जाएगा छठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, अभ्रक, एल्यूमिनियम या जस्ता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभ्रक जो है बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नरसिंह अवतार से संबंधित कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या काली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो है विष्णु नरसिंह के अवतार है, यानी कि नरसिंह अवतार जो है वो विष्णु का है। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर योजना आयोग या वित्त मंत्री? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है वो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल जो है ये झारखंड के पूरब में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? विष्णु, शिव, कृष्ण या इंद्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिव भगवान को जो है तमिलनाडु में जो नटराज का मूर्ति है वो समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च या सर्वोच्च दोनों न्यायालय में से किसी में भी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो फिर आप जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी में भी जाकर के अपील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? कवारती, पोर्ट ब्लेयर, आइजोल या फिर ईटानगर? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मिजोरम का राजधानी जो है वो आपका आइजल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अशोक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चार्वाक, भगवान बुद्ध, शंकराचार्य या फिर पतंजलि? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। योग दर्शन के जो है प्रतिपादक या फिर कह सकते हैं कि प्रवर्तक पतंजलि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? ऑप्शन ए दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ले 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए भी सही है और बी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? ऑप्शन ए है द्रविड़ शैली में और ऑप्शन बी है विमान शैली में। यहाँ पे ऑप्शन ए था विमान शैली में और ऑप्शन बी है द्रविड़ शैली में और ऑप्शन सी है नागर शैली और ऑप्शन डी है बेसर शैली में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ शैली में जो है आपका दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरस्थ ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, बुध या मंगल? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है निम्नलिखित में से किस राज्य में मक्का नहीं होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर में? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में जो आपका मक्का नहीं उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, जमुना, चंबल या नर्मदा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की दिशा में बहती है। और एक और नदी आप लोग याद रखिएगा और उसका नाम है ताप्ती नदी। ये दोनों ही आपके पश्चिम की दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो है आपके चेयरपर्सन कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, शशिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या पंजाब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में जो है प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेडक्वार्टर आपको बताना है यूटीआई का कहाँ पर है। ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और अहमदाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में जो है आपका यूटीआई का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, मेघालय, असम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से?
तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जारवा जो अधिवासी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत का उपराष्ट्रपति और ऑप्शन सी है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका है, संसद बनने के लिए सॉरी सांसद बनने के लिए न्यूनतम सीमा उम्र सीमा जो है क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है तो वो सांसद बनने के लिए जो है एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है क्वथनांक, ऑप्शन बी है गलनांक बिंदु और ऑप्शन सी है हिमांक बिंदु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ठोस की शुद्धता जो है वो उसके गलनांक बिंदु से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो ऑप्शन ए यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है और ऑप्शन बी यह आकार में बढ़ जाता है और ऑप्शन सी यह आकार में कम हो जाता है और ऑप्शन डी इसका आकार वही रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब कोई हवा का बुलबुला जो है झील का जो तलहटी होता है बॉटम होता है उससे जब आपका अपर सरफेस पे आता है तो वहां पे उसका आकार जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका कि भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? तो यहाँ पर देखिए जो विशिष्ट घनत्व है वो है आपका 1.2। तो यहाँ पे विशिष्ट घनत्व बराबर क्या हो जाता है? तो विशिष्ट घनत्व बराबर होता है द्रव में ठोस के भार में कमी डिवाइडेड बाई जल में ठोस के भार में कमी। तो जल में जो है ठोस के भार में कितना कमी हुआ है? तो 80 में से 70 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। और यहाँ पर आपका जो हमें निकालना है यानी कि जो है जो द्रव है उसमें धातु के टुकड़े का भार में कमी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया जो कमी है वो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि जो आपका द्रव है उस द्रव में जो है आपका जो ये भार है उसमें भार में कमी है। तो इसको मान लीजिए हम लोग ने कि x है, ठीक है, ताकि जो है कम समय लगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.2 गुणे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इसी को जो है हम लोग 80 में से घटा लेंगे। तो जब हम लोग 80 में से घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 68। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन ऑप्शन ए बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? तो देखिए जब बर्फ आपका पिघलेगा तो उसका आयतन जो है वो आपका घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा। ऑप्शन ए लोहा उच्च तापक्रम पर गर्म होता है, ऑप्शन बी लोहा लकड़ी से काला होता है और ऑप्शन सी लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है और ऑप्शन डी है यह मतलब कि लोहा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुल लागत बचेगी, या फिर ऑप्शन बी क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर सिकुड़ती है यानी कि संकुचित होती है, और ऑप्शन सी है आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो रेलों के बीच जो है आपका जोड़ पर एक छोटा सा जगह इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो है चूंकि धातु जो है वो गर्म होता है तो फैलता है और ठंडा होता है तो संकुचित होता है, इसलिए जो हम लोग छोड़ते हैं। तो बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए पाइप ठंडक में सिकुड़ जाता है, ऑप्शन बी पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है और ऑप्शन सी है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है और ऑप्शन डी है पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि देखिए यहाँ पर जो आपका पाइप सॉरी पानी होता है ये ठंडी के दिनों में क्या होता है कि जमता है, और जब वो जमता है तो इसको से क्या होता है कि वो आपका फैल जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइप में जो है पानी जमने पर फैल जाता है इसीलिए जो है वो फट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री से अधिक सॉरी 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से अधिक या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलता है यानी कि खौलने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि पहाड़ों पर जो है ये 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर जो है खौलने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से
स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, ऑप्शन बी है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब बढ़ जाती है, और ऑप्शन सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे वायु दाब में कमी होती है, जिसकी वजह से कि फाउंटेन जो पेन होता है उसमें से स्याही बाहर निकल जाता है अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलित प्रणाली नियंत्रित करती है, ऑप्शन ए तापमान को, ऑप्शन बी आर्द्रता को, और ऑप्शन सी वायु वेग को, ऑप्शन डी इनमें से सॉरी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है वातानुकूलित प्रणाली को जो है नियंत्रित करता है। मतलब वातानुकूलित जो प्रणाली होता है वो तापमान को भी कंट्रोल करता है, और जो ह्यूमिडिटी होता है उसको भी कंट्रोल करता है, और जो हवा का वेग होता है उसको भी कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है कि टिंचर आयोडीन क्या है, आयोडीन का जलीय घोल, आयोडीन का एल्कोहल में घोल, या आयोडीन का इथरीय घोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का एल्कोहल में जो घोल होता है वही आपका टिंचर आयोडीन है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा जल में, ऑप्शन ए CO2 विलेय तथा जल विलायक है, या जल विलेय और CO2 विलायक है, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोडा जल में जो है CO2 घुलाने सॉरी CO2 घुलता है, और जल जो है विलायक यानी कि घुलाने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, या फिर CnH2n-1। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2 जो है एल्केन का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं एक और चीज, ये आपका CnH2n जो है ये आपका एल्कीन का फॉर्मूला हो गया, जिसमें कि ENE आएगा लास्ट में, और ये जो आपका CnH2n-2 है ये आपका जो है आइन का हो जाएगा, यानी कि YNE का, और ये जो आपका -1 है ये आपका YLE यानी कि एल्किल का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, या फिर आपका जो है मेथेन, या फिर C2H6 यानी कि एथेन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील मूलक होते हैं, लेकिन दो निकटवर्ती सदस्यों के सूत्र में निम्नलिखित में से किसके बराबर अंतर होता है, CH2 या फिर C2H2 या फिर CH, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो आपके जो निकटवर्ती जो सदस्य होते हैं समजातीय श्रेणी के सदस्यों के, तो उनमें जो आपका CH2 का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है, क्योंकि ऑप्शन ए इसकी यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन बी इसके परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते हैं, और ऑप्शन सी जंतु तथा पेड़ पौधों मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों से ही बनते हैं, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर में जो आपके तीनों दिए थे ये तीनों के तीनों जो है आपके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से कि आपका कार्बन अद्वितीय परमाणु है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रियाशील मूलक, ऑप्शन बी है निर्धारक मूलक, और ऑप्शन सी है समजाति, या फिर ऑप्शन डी है समवाय। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील मूलक कहते हैं जो कि निर्धारित करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण, या फिर अवक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवक्षेपण। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य संघटक कौन सा है, मेथेन, H2S, CO2, या फिर वाटर वेपर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस में जो है मेथेन मेनली होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, या कोयला। तो प्राकृतिक संसाधन जो है आपका कोयला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, के, या फिर B1, B2, या सी। तो देखिए विटामिन बी और सी जो है आपके जल में घुलते हैं, तो B1 और B2 और सी तो आंसर होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम औषधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए मॉर्फिन, रिसर्पिन, एस्प्रिन, या टेक्सोल। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है ये आपका जो है दर्द को खत्म करने का काम करता है, बुखार को भी खत्म करने का काम करता है, और ये जो है आपका एसिटिल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पनीर बनाने में किण्वन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन मतलब कि पनीर बनाते हैं तो किस किण्वन का जो है प्रयोग किया जाता है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, या एमाइलेज। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल का उपयोग में लाया जाता है, तो पैरासीटामोल जो है किस उपयोग में लाया जाता है, शरीर के दर्द निवारण में, प्रतिजैविक के रूप में, बाम की तरह, या नसल ड्रॉप के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैरासीटामोल का उपयोग जो है शरीर के दर्द को खत्म करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर
एड्स का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इंपल्स डिजीज सिंड्रोम, या फिर एक्वायर्ड इंपल्स डायलिसिस सिंड्रोम, या फिर ऑटोमेटिक इम्यून डायलिसिस सिस्टम। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका सॉरी कोशाभित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल, यानी कि कोशाभित्ति जो होता है उसी के आधार पर हम लोग वनस्पति और प्लांट कोशिका को अलग अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, यकृत, या फिर गुर्दा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मानव के शरीर के किस अंग में जो है शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, यानी कि लीवर में जो शोथ होता है इसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? और ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करता है, जबकि इसकी वजह से आपका जो है टेम्परेचर जरूर बढ़ता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा मात्रा में आपका जो है प्रदूषित करने का काम करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है? 10%, 5%, 20% या फिर 80%। तो इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी मानव के शरीर में जो आपका 70 से 80% जो आपका पानी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेरिक क्लोराइड जो है लगाने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है आपका किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए ये हो गया एक आपका सॉरी यहाँ पर जो है कुछ दिक्कत हो रही है, चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एक आपका जो है ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब ये जो है हो गया आपका जो है स्पर्श रेखा। तो अब क्या होगा, ये जो आपका स्पर्श रेखा है हमने क्या बताया कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है आपका यहाँ पर कोई एक पी बिंदु है जहां से कि स्पर्श रेखा खींचा गया। तो इसी बिंदु से जो है एक और स्पर्श रेखा खींचना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है आपका एक और जो स्पर्श रेखा इसका भी जो आपका लेंथ होगा वो भी आपका 8 ही होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आपका देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पे जो चतुर्भुज इसमें जो है आपका दो त्रिभुज बन रहा है और दोनों जो है आपका क्या बन रहा है, दोनों जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का जो है आपका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 1/2 इंटू जो है आपका आधार गुणे शीर्षलंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि आपका जो है 289। यहाँ पर 289 में से हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर यानी कि 64 घटा देंगे। और जब 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। तो 200 जब 25 आएगा तो इसका जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, यानी कि ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। जब ये 15 सेंटीमीटर हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 8 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 4 और 15 चौके 60। तो इसका हो गया आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो यहाँ पे त्रिभुज है इसमें ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर कर देंगे, घटा देंगे। तो 15 का स्क्वायर आपका हो जाता है 225। अब 225 में से क्या कर देंगे, तो आपका 9 9 81 घटा देंगे। तो 9 9 81 जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। जब आपका 144 आ जाएगा तो इसका रूट जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो ये जब 12 आया इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका लाइन था इसका 15 था वैल्यू, तो इस लाइन का कितना हो जाएगा यानी कि बेस का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो 12 में 9 से गुणा कर देंगे, 12 गुणे 9 आधार गुणे शीर्ष लंब और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6। जब ये 6 होगा तो 6 में 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54। तो इधर में था आपका 60 और इधर में 54, तो 60 54 कितना होता है, 114। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 114। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या होगा? परिसर मतलब रेंज, सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा। तो इसमें जो आपका सबसे कम देख लीजिए, यहाँ पे सबसे कम कितना है, सबसे कम 6 है। जबकि सबसे अधिक क्या है, तो सबसे कम देख लीजिए यहाँ पर जो है आपका सबसे अधिक जो है आपका 32 है। तो दोनों का जो है रेंज कितना हो जाएगा, तो 32 में से 6 घटा देंगे तो 32 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। ऑप्शन नंबर ए 1 - 1 और ऑप्शन नंबर बी 2 - 1 और ऑप्शन सी 2 3 और ऑप्शन नंबर डी है -2 -3। तो इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है इसको हम लोग तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका 3 दूना 6 हो जाता है तो -3x और माइनस जो है आपका 2x और प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू आपका जो है x -3 हो जाएगा और माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस फिर से 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा x -3 और इंटू में आ जाएगा आपका जो है x -2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू हो जाएगा 3 या फिर इसके हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 2। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो आपका जो है 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जो है ऊपर में क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका जो है अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -2 बाई मतलब माइनस यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। तो -2 हो गया आपका ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का जो है आपका c/a होता है। तो यहाँ पे c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पे 1। तो -2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 और -0 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो निश्चित घटना होता है उसका जो प्रायिकता होता है वो आपका 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है तथा हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो देखिए यहाँ पर जो है 30 डिग्री का एंगल बना दिया। 30 डिग्री का एंगल जो है बनाते हुए जमीन से ये कितना दूरी तक जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है 184 मीटर। ठीक है, अब 184 मीटर जा रहा है 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए, तो यहाँ पे जो है बताना है कि ये आपका कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपको बताना है कि परपेंडिकुलर जो है ये कितना होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो हम लोग निकाल लेंगे आपका साइन थीटा से। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा P बट्टा H। H का वैल्यू कितना है, 184 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। तो 1/2 बराबर हो जाएगा आपका P बट्टा 184। तो P बट्टा जब 184 है तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर आपका हो जाएगा 184/2। तो इसको कटा देते हैं 184। तो ये कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 2, यानी कि आपका आ जाएगा 92। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 92। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन जब इतना 125 है तो जो है आपका इसका साइड कितना होगा, तो इसका साइड हो जाएगा आपका अंडर रूट क्यूब रूट 125। तो 125 का जो है जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 5 मीटर। जब 5 मीटर इसका जो है ये आपका उसका साइड हो गया तो उसका जो है एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि जो है आपका कुल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, तो 6 गुणे 5 मीटर गुणे 5 मीटर, तो इसका गुणा कर देंगे तो 50 25 छके 30। तो 25 और 6 से गुणा कर देंगे तो आपका जो है ये 150 हो जाएगा। तो 150 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि log 10 बेस है और 10⁻² है तो इसका जो है वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 2 जो है आपका बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका log बेस 10⁻10। तो यहाँ पे log बेस 10⁻10 का वैल्यू 1 होता है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2⁻2/3 और प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 2⁻3/3। तो ये आपका कट जाएगा यानी कि 2 का पावर 1 यानी कि जो है आपका आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 2। तो इस तरीके से जो हमने 100 क्वेश्चन देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है सही होगा और कट ऑफ को आप पार कर पा रहे हैं। अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, और नहीं पार कर रहे हैं तो जिन टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटा हुआ होगा, जो सही नहीं हुआ होगा, उसको जो है आप कमेंट में बताइए कि मैं इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप से ये गुजारिश होगा कि आप जो है इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि बिहार पुलिस का जो है एग्जाम अभी देने वाले हैं, उनका जो है रिजल्ट हो, ऐसा मेरा शुभकामना है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप सभी का जो है हेल्प करने के लिए। एक बार फिर से जो है तहे दिल से आपका सभी का धन्यवाद।